देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के मंझे हुए खिलाड़ियों की बकौल उनके बनाई हुई हुकूमत को 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मुल्क में सियासी, आईनी और माशी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बैसाखियों पर चलती हुकूमत को एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े बड़े जलसे करके डैन डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 के फैसले ने शहबाज हुकूमत को इमरान खान के कबल अज वक्त इलेक्शन वाले मुतालबे पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस वक्त मुल्क की मईशत सबसे अहम पहलू है। डॉलर की उड़ान को कोई रोकने वाला नहीं है। रुपए की कीमत रोज बरोज गिरती जा रही है। IMF की एक ही शर्त है, बिजली पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं। मरियम औरंगजेब ने सारी माशी बहरान का जिम्मेदार माजी की हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दिया है। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। मुल्क के अंदर तारीखी कर्जा आपने लिया, मुल्क के अंदर माशी दहशतगर्दी आपने की, पेट्रोलियम की प्राइस अदम एतमाद की कामयाबी के डर से अपने बदबूदार सियासी मोटिव्स के लिए अनफंडेड सब्सिडी दी और मुल्क की मईशत के साथ आपने खिलवाड़ किया। दूसरी तरफ साफ जाहिर है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इस मौजूदा सूरत हाल में IMF की शराइत को कबूल करते हुए अगर कोई फैसला करते हैं तो आवाम का इस पर शदीद रद्द अमल जरूर आएगा, जिसका फायदा साबिक वजीर आजम इमरान खान को होगा ही। तहरीक इंसाफ जो कल तक सख्त बयानी लेके चल रही थी, उसने अपना लहजा थोड़ा नरम कर लिया है। कल इस हवाले से शेख रशीद का क्या कहना था, ये आपको वो भी सुनवा देते हैं। ये अदारों से भीख मांग रहे हैं कि कोई हमें दरमियानी रास्ता दिया जाए 1.5 साल के लिए। ये भीख मांग रहे हैं जो कह रहे थे वोट को इज्जत दे। इन्होंने वोट का रेट जो है 25 करोड़ रुपया लगाया। खुशकिस्मती ये है कि कौम सारी जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ इमरान खान। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के लिए चैलेंज तक सिर्फ मईशत संभाला नहीं, बल्कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत के मुकाबले में एक मुतबादिल बयानिया भी देना है, जिसमें अब तक उनके तर्जुमान नाकाम नजर आते हैं। सवाल ये भी कि इस वक्त पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है? क्या एक जरदारी नून लीग पर भारी पड़ गए हैं, जो कि अपनी ही बनाई हुई हुकूमत है? यानी कि इस सब पे बात करेंगे जी। और खासतौर पर आज का फैसला जो कि आज खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस में तकर्रुर तबादलों के हवाले से, इस पर भी बात की जाएगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए फवाद चौधरी साहब हैं, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, उनको खुशामदीद कहती हूं। थैंक यू सो वेरी मच फवाद चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। फवाद साहब, सबसे पहले तो आपसे ये बात कर लेते हैं जी, ये बताएं, एक चीज आप देख रहे हैं कि सियासी, आईनी, माशी तीनों बहरान एक साथ शिद्दत इख्तियार कर गए विद इन अ मंथ, जो कि बहुत कलील अरसा होता है। क्या जो हुकूमत बार बार ये कही थी 12 जमातें हैं बल्कि, और उनके 12 सरबराहान हैं और एक मुत्तहदा हुकूमत बनाई हुई है, उसके बावजूद जो इस वक्त सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो हमें बहुत अजीब सी नजर आ रही है। खास तौर पे क्योंकि ना सियासी महाज पर हमें कोई बयान नजर आता है, ना इस वक्त हमें आईनी लिहाज से चीजें बेहतर होती हुई नजर आती है। पंजाब में अलग हम देख रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन है, और फिर मईशत का तो बुरा ही हाल है। लेकिन बावजूद इसके कि जो मौजूदा हुकूमत है वो कोई अपना प्लान दे, आज भी थोड़ी देर पहले मरियम औरंगजेब साहिबा ने की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, उन्होंने सारी सिचुएशन का जो जिम्मेदार है वो आपको ठहरा दिया गया है, आपकी हुकूमत को ठहराया जा रहा है बार बार। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि अच्छा, एक तो मुझे आपकी आवाज वापस आ रही है अपनी वो जी जी अभी जी ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक करें जी, ऑडियो हमारी जी। दूसरी बात ये है कि ये जो नॉन सीरियस है जी, अभी तक तो जिंदगी में काउंसलर का इलेक्शन, अब कभी इलेक्ट होके आएंगी और बनेंगे फिर उनके बात करेंगे। अभी तक तो वो बिल्कुल एक घर की आई वुड से कि पर्सनल एक इशू के ऊपर जो है वो कर रही है, इससे ज़्यादा उनका कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में कोई और इस वक्त जो है ना वो बहरान नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक बहरान है और वो पॉलिटिकल बहरान है, और पॉलिटिकल बहरान का वाहिद हल यही है कि हम जल्द अज जल्द इलेक्शंस की तरफ बढ़ें। आप इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे, आपकी आईनी और आपकी जो इकोनॉमिक बहरान है ये वैसे ही आपका जो है वो ठीक हो जाएगा, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम।
अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक चीज और है, आज आप ने देखा और हमने भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुमोटो नोटिस लिया और हाई प्रोफाइल केसेस में किस तरह से तकर्री और तबादले होने शुरू हो गए थे। फिर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को भी फौरन से पासपोर्ट हिजरा करने का जो मामला था वो भी हमने देखा। अच्छा, और फिर हम ये भी देखते रहे, अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने इस मुल्क में हो रहा है ये कि जिसके ऊपर जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी है, कोई वजीर आजम बन रहा है, कोई वजीर आला बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, जिससे आम आवाम में एक तासुर मुल्क के अंदर ये भी दिया जाए, या फिर ये कह लें कि लग रहा है लोगों को, और लोग इसका खुद ही इस वजह से बहुत ज्यादा इजहार भी कर रहे हैं शिद्दत के साथ कि क्या अपर लेवल पे, और आपने भी एक दो ट्वीट्स किए हुए वो भी मैंने देखे कि जी अपर लेवल पे अगर कोई इंसाफ नहीं होगा, अपर लेवल पे अगर कोई कानून नहीं होगा, मुल्क के अंदर कोई जस्टिस प्रिवेल नहीं करेगा, तो आम आदमी या छोटा आदमी या मुतवस्सित तबके का आदमी जो छोटी चोरी करता है या छोटे क्राइम में मुलविस होता है, तो लोग फिर ये सवाल करना शुरू हो गए हैं कि फिर उनको किस चीज की सजा मिलती है जब आम हाई प्रोफाइल केसेस में लोगों को सजाएं नहीं हो रही हैं। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब ये प्रेशर एक डेफिनेट सी बात है कि डेवलप हो रहा है हमारी अदलिया के ऊपर भी। तो क्या ये उसी का शाखसाना आपको लगता है सोमोटो जो लिया गया है, या फिर इसमें सिर्फ एक्शन तक की हद तक बात रहेगी, या फिर अमलन भी कोई चीज होगी इसमें भी? नहीं, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने अमलन कर दिया है। देखिए आप क्या चाह रहे थे, आप 3 चीजें चाह रहे थे। पहली चीज आप ये चाह रहे थे कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो फेयर हों और इन्वेस्टिगेशंस में इंटरफेरेंस ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो जो ऑफिसर्स हैं आप उनको चेंज नहीं करेंगे। दूसरी बात ये थी कि प्रोसिक्यूशन में टीम में आप तब्दीलियां नहीं करेंगे, ये अपनी मर्जी के लॉयर्स लगवा रहे थे। तीसरी बात ये थी कि आप एविडेंस के साथ टेम्पर विद नहीं करेंगे और रिकॉर्ड को चीजें हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कर दी हैं और ये एक बहुत बड़ा कदम है इंसाफ की फराहमी की तरफ। और मुझे यही लगता है कि ये एक ऐसा ये मौका है कि जिससे जो इंसाफ है वो हो पाएगा, ये बहुत ही अहम। अच्छा, कुछ लोग इस पे, चूंकि जाहिर सी बात है आप खुद भी कानून के हवाले से बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हैं, आप इसी वजह से इसके ऊपर कमेंट भी जो लेने का मकसद इस हवाले से भी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसे साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब का इसके ऊपर एक बड़ा स्टांस आया कि वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसिक्यूशन के इदारों की मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, इदारे वजीर आजम और काबीना को जवाबदेह हैं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वजीर आजम पाकिस्तान होता है और काबीना होती है, और हुकूमत की तरफ से भी डेफिनेट सी बात है इसी तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे। तो फिर आप इस पे क्या समझते हैं कि रेलिवेंट बनती है बात? अमूमी हालात में तो सही बात है, ये तो वफाकी काबीना के ही होते हैं। लेकिन क्या किया जाए कि मुल्क दुनिया में ऐसे प्रेसिडेंट्स नहीं हैं कि जहाँ पे वज़ीर आज़म जमानत, अबूरी जमानत के ऊपर वज़ीर आज़म बन जाए, काबीना की 2/3 मेजॉरिटी जो है वो जमानत के ऊपर हो। ये जो तजुर्बा पाकिस्तान में हुआ है ये पाकिस्तान को इसने आलमी सतह के ऊपर बहुत बदनाम किया है। इससे पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हुआ है, इससे पाकिस्तान की पाकिस्तानियों की इज्जत में कमी आई है। कभी ऐसे नहीं मुल्क में होते कि आप एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बना दें जो कि अबूरी जमानत के ऊपर हो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, आपकी काबीना मनी लॉन्ड्रिंग और मंशियात और इस तरह के मुकदमों में मुलव्वस हो, हाफ ऑफ योर कैबिनेट जो है वो ECL के ऊपर हो। तो ये पाकिस्तान में ये यूनिक सिचुएशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का दौर था उसमें जो हज केस था तो उसमें यही किया था कि उन्होंने फिर एग्जीक्यूटिव से निकाल लिया था केस और जो इदारे तफ्तीश कर रहे थे उनको तगड़ा किया था। आपको आप कराची में चूंकि हैं और कराची में मैं आपको याद कराना चाहता हूँ जब MKM के खिलाफ ऑपरेशन हुआ 91 का और वो ऑपरेशन बड़ा कामयाब हुआ, नसीरुल्लाह बाबर साहब ने उसको ऑपरेशन जो है वो किया था। उसके बाद जब MKM दोबारा हुकूमत में आई अदालतें खामोश रहीं और MKM के लोगों ने एक एक जो पुलिस वाला उस ऑपरेशन में शरीक था उसको चुन चुन के शहीद किया गया और पाकिस्तान के किसी इदारे ने उन पुलिस वालों के लिए जो बच्चे वहाँ पे थे, जो लड़के थे, उनके लिए स्टैंड नहीं लिया। आज तक उसकी जो खून है मैं ये समझता हूँ उन शहीदों का जो लहू है वो इस रियासत के ऊपर कर्ज है। बाद में फिर खैर वहाँ पे जब जनरल नवीद मुख्तार, जनरल बिलाल जैसे दलेर अफसर आए और उन्होंने वो सारा ऑपरेशन किया, लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता कि एक दफ़ा रियासत फैसला करे, लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और उसके बाद वो दोबारा हुकूमत में आ जाए और उन लोगों को मिसाल बना दें कि आप अगर हमारे खिलाफ करेंगे तो हम आपको देखेंगे। सो वो अभी कराची वो जख्म अभी तक नहीं भूला जो कि उस वक्त जो है अल्ताफ हुसैन और उसके हवारियों ने पुलिस को और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर लगाए।
सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक चीज और भी है, आज उन्होंने एक और भी काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो ये कि उन्होंने कहा है कि 6 हफ्तों के दौरान जो ईसीएल से निकाले गए अफराद की फहरिस्त है उसको भी तलब किया गया है। अब चूंकि हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे भी और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे भी बहुत ज़्यादा इस बात को भी जेर बहस लेकर आया जा रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब कोई ने कुछ प्लान मुरतब किया और काफ़ी सारे लोगों के नाम जो है निकाल दिए गए ऐसे जो कि नहीं निकलने चाहिए थे। और ख़ास तौर पे जो हाई प्रोफाइल केसेस थे उनके साथ वो लोग इनलिस्टेड थे उसके अंदर। तो ये अब जो फहरिस्त मंगाई गई है उसके बाद क्या वो जो कि निकाले गए लोगों के नाम आप क्या समझते हैं, क्या वो वापस कर लिए जाएंगे या क्या हो सकता है, इस पे पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं मैक्सिमम? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि आप हमें तरीकाकार बताएं कि आपने तय क्या किया है। 3000 से ज्यादा लोग जो है आपने ईसीएल से निकाल दिए हैं, तो आपने उसके लिए क्राइटेरिया क्या सेटल किया है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल वो है कि उसके ऊपर आप निकाल दें, या आपने कुछ कोई उसका जो है वो तरीकाकार वजह किया है? सो अगर इन्होंने कोई वजह किया है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास दे जाएंगे, और मुझे और आपको भी पता चल जाएगा कि इन्होंने कैसे लोग निकाले और उनका क्या मामला जो है वो इन्होंने किया। लेकिन बुनियादी वजह यही थी कि चूंकि ये सारे लोग खुद ईसीएल के ऊपर थे, इन्होंने वो लिस्ट ही खत्म कर दी और हर बंदे के लिए जो है वो फ्री फॉर ऑल कर दिया। सही। अच्छा, एक चीज और है, आज भी हमने देखा है कि आमदन से जायद असासा जात केस में नैब ने जो है फराह खान साहिबा को तलबी का नोटिस भेजने का फैसला किया है। अच्छा, फराह खान साहिबा के हवाले से बहुत ज्यादा आपको क्रिटिसिज्म का सामना है। मरीम नवाज साहिबा अपने जलसों के अंदर बहुत ज्यादा उनका नाम ले लेके बात कर रही हैं, खान साहब ने भी उस हवाले से बात की है। ये क्या इशू है, और ये जो मुबैना इल्जामात लगाए गए उनके हवाले से और जोड़े गए उसको साबिक वज़ीर आज़म साहब तक, और बार बार जो नून लीग की मुख्तलिफ क़यादत के लोग इसके ऊपर बात करते रहे हैं, ये इशू क्या है बेसिकली? देखिए जी, ये इशू तो हम भी मीडिया में ही सुनते हैं। अब सवाल ये है कि अगर उन्होंने करप्शन की है और उनके करप्शन के सबूत हैं तो उनके ऊपर जो है वो केस बनना चाहिए, और वो केस जो है उसको अदालत में आना चाहिए। बट अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि उनके ऊपर क्या केसेस हैं। बट जो भी केसेस हैं वो हों और वो फेयर उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम? तो क्या उनके पास कोई पोजीशन थी पंजाब में जो बार बार उनके ऊपर ये एलिगेशन उठा रही है नून लीग? उनके पास कोई पोजीशन नहीं थी। वो तो पीटीआई में कभी भी इस तरीके से ना उनका कोई हिस्सा था, ना वो कभी गवर्नमेंट का हिस्सा रही, ना कभी उनका कोई और। ये तो अभी आया है तो नाम सुने, हमें इससे पहले तो हमें नाम भी नहीं पता था। सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक चीज़ और, अब जाहिर सी बात है जलसों का एक सीरीज़ है और रोज़ाना की बुनियाद पे जलसे करना डेफिनेटली मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद देख रहे हैं कि आप बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, या आपकी जो पार्टी है और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब। एक चीज़ और है, अब वो ये कि चूँकि मार्च के हवाले से बार बार बात की जा रही है और इस्लामाबाद की तरफ खान साहब अपने मुख्तलिफ जलसों के अंदर निशानदही भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, ये कब तक मुतवक्के है, और क्या कोई फाइनल डेट आ गई है सामने? और अगर करेंगे इस्लामाबाद की तरफ मार्च तो फिर क्या लंबा बैठने का इरादा कर लिया है, या फिर ये कोई 1 से 2 दिन की कहानी होगी खाली? नहीं, कल देखिए ना, कल इंशाल्लाह मुल्तान में जलसा है जी। और कल डेट जो है वो मुल्तान में इंशाल्लाह इमरान खान अनाउंस कर देंगे। और उसमें फिर लंबा बैठने का इरादा है खान साहब का, या फिर इस दफा जो है सिर्फ 1 दिन का या 2 दिन का कोई ये सिलसिला होगा? ये अभी देखते हैं, ये अभी नहीं पता है अगली स्ट्रैटेजी का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी बताइएगा फवाद साहब, हम ये देख रहे हैं ख़ास तौर पे कि पंजाब में सूरत हाल बहुत ज़्यादा इस वक्त कियोस की सी है, और उस हवाले से भी जो है इलेक्शन कलदम करार देने के लिए जो है दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर हुई है लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब का। वहाँ पे ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं, और ख़ास तौर पे अब जो फैसला आ गया है उसके बाद आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, ये जो फैसला है इसके बाद असूलन तो हमजा शहबाज को खुद ही अलहदा हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर 25 मेंबर आप पीटीआई के जो जो नोटे हो गए हैं उनको आप निकाल देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पीछे अक्सरियत ही नहीं है हमजा के पास। जब अक्सरियत नहीं है तो वो चिमटे रहना क्यों चाहते हैं इस मामले के साथ? तो इसलिए फिलहाल जो है वो हट जाते, खुद अच्छा था, लेकिन नहीं हट रहे। अब देखते हैं कल हाईकोर्ट कैसे इसको लिखती है।
सही। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा फवाद साहब, और वो ये कि हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे ये सारे इश्यूज हमें नज़र आ रहे हैं, वहीं पर एक मामला और है जो कि इस हुकूमत के आते ही बहुत ज़्यादा इस वक्त मसला है पूरे मुल्क में। जब आपकी हुकूमत थी और बिजली के हवाले से मैं बात करी हूँ, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, तो जी जी। आपकी हुकूमत जब थी तो थोड़ा बहुत जैसे ही प्लस माइनस में मामला हुआ तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर आया था। मुझे याद है असद उमर साहब भी कराची में बार बार आ रहे थे और जो है वो निगोशिएट कर रहे थे। इस वक्त की जो सिचुएशन है और हुकूमत आके किसी भी फ्रंट पे जो है वो आके बात नहीं कर पा रही, उस तरह से फैसले नहीं कर पा रही है उस तरह से, इसकी बुनियादी बेसिक वजह आप क्या समझ रहे हैं? बेसिक वजह यह है कि हुकूमत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं है इस वक्त। ये जो हुकूमत है ये तो एक मांगे तांगे की हुकूमत है, जिसका ना अपना कोई फैसला है, जिसका ना अपना कोई इस वक्त समझिए कि कोई पॉलिटिकल रोल है। मांगे तांगे की हुकूमतें ऐसे ही होती हैं जैसे ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, और ये कभी भी हुकूमत कोई फैसला जो है ये नहीं कर पाएगी। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जरदारी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने काफी ज्यादा डेरोगेटरी रिमार्क्स भी इस्तेमाल किए इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, और खास तौर पे उन्होंने जो है आपकी माजी की हुकूमत को भी क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा किया। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब फैसले नहीं ले पा रहे, क्या उसकी बेसिक बुनियादी वजह ये भी है कि जो 12-11 जमातें उनके साथ इस वक्त मौजूद है उनका भी प्रेशर है और उनको एतमाद में भी नहीं ले पा रहे? नहीं, प्रेशर तो उनका है, लेकिन इस वक्त जरदारी साहब की तो मौज लगी हुई है। कोई वो फैसला जो है उसमें उनका हिस्सा नहीं है, तनकीद उनके ऊपर आती नहीं है। वो मिनिस्ट्रीज लेके बैठे हुए हैं, अपने पैसे कभी इधर से ठिकाने लगा रहे हैं, कभी दुबई लेके जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। उनकी तो मौज लगी हुई है। प्रॉब्लम तो सारा जो है वो PMLN और बाकी पार्टी जो है जो पंजाब KP में सियासत करती हैं उनका है, क्योंकि जो सिंध की सियासत है वो अनफॉर्चुनेटली गवर्नेंस बेस्ड नहीं है, वो एथनिक बेस्ड है। और एथनिक बेस्ड पॉलिटिक्स में पेट्रोल चाहे 500 का हो जाए, 600 का हो जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क यहाँ पे पड़ता है। कराची से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जरदारी साहब को पता है कराची, हैदराबाद, शहरी इलाकों में उन्हें कुछ मिलना नहीं है। तो ही इज इंटरेस्टेड ओनली इन ये जो इंटीरियर सिंध की 2-4 डिवीजन है, उनसे उनको जितनी सीटें मिल जाएंगी उतने में वो उन्होंने अपना उनकी कोशिश तो यही है ज़्यादा से ज़्यादा किसी कोलिशन में शामिल हो जाए और बिलावल साहब को दोबारा वज़ीर ख़ारिजा बना दें, और इससे ज़्यादा उनका क्या भी है। सही। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है बस कराची के हवाले से ही मैं बात करूंगी कि एक तासुर ये दिया गया है कि माजी में आपने कराची को उस तरह से जो है वो हैंडल नहीं किया जिस तरह से कराची ने सपोर्ट किया, और अभी भी कराची बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट लेवल में कराची के हवाले से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि कराची अब तक तो सो फार सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, कराची में तरक्याती काम तो देखें, K4 हो, आपकी ऑरेंज लाइन हो, और उसके बाद आपकी सड़कें, नालियां, गलियां हो, ये सारे मामला जो हैं ये तो हुए, लेकिन इससे ज्यादा होना चाहिए, कोई शुबा नहीं है। और उसके लिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको आपको साथ लेके चलना इंपॉर्टेंट है। जैसे वाटर बोर्ड है या आपकी बिल्डिंग अथॉरिटीज हैं, वो जब तक वो ठीक ना हो आप उसको पूरा एक मैकेनिज्म बना नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान यहाँ एक यूनिक प्रॉब्लम है वहाँ पे कि वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आती है वो जानबूझ के शहरी इलाकों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। वो उन्हें अपना नहीं समझती, समझते हैं इन्हें वोट नहीं मिलना। तो मेरे ख्याल में यही होगा कि हमें कराची के लिए एक पूरा स्पेसिफिक मॉडलिंग करनी पड़ेगी कि कैसे हम कराची को जो सेटअप है उसमें फ़ायदा दे सकें। और इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है, जिस तरह के हालात हैं, कि अगली दफ़ा जो सूबाई हुकूमत है वो भी तरीके इंसाफ की होगी, और तरीके इंसाफ की हुकूमत होगी तो फिर वैसे ही ये मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जी, और कह रहे थे जैसे कि अभी 2 दिन पहले आपने देखा अली ज़ैदी साहब से भी जब हमने बात की तो उन्होंने भी ये बात की, और फवाद चौधरी साहब भी बड़े पुरुमीद है कि जी सिंध के अंदर ख़ास तौर पे इस दफ़ा हुकूमत उनकी होगी। तो ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो डेफिनेट सी बात है, इलेक्शंस में डिसाइड हो जाएगा और ये अवाम बता देंगे और ये वक्त बता देगा। बट बहुत पुरुमीद है सिंध के हवाले से इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि इस दफ़ा सिंध के अंदर भी जो है वो हुकूमत अपनी बनाएगी। तो इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून।